नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। एक वक्त था जब बीजेपी महज 2 सीटों वाली पार्टी थी। 2 सीट से बढ़कर ये पार्टी 282 सांसदों वाली पार्टी बन जाएगी, शायद किसी ने सोचा ना होगा। आज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर भी देखिए बीजेपी ही बीजेपी नजर आती है। आज बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं। बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाकर तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रही है। बीजेपी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में तो पहले भी बीजेपी का कब्जा था, अब बीजेपी राज्यसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए बन गई है राज्यसभा की बिग बॉस। राज्यसभा में कांग्रेस के साम्राज्य पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। राज्यसभा में कांग्रेस के वर्चस्व के 65 साल के इतिहास को बीजेपी ने तोड़ दिया। मध्य प्रदेश की संपतिया उइके ने जैसे ही सदस्यता ग्रहण की, बीजेपी के राज्यसभा में 58 सदस्य हो गए और कांग्रेस 1 सदस्य से पिछड़ गई। आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा में कांग्रेस के 57 सदस्य हैं, यानी अब बीजेपी बन गई है राज्यसभा की बिग बॉस। एक दल के तौर पर अब राज्यसभा में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब राज्यसभा में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास हालांकि अब भी उच्च सदन यानी राज्यसभा में निर्णायक बहुमत नहीं है, लेकिन जेडीयू के साथ आने से उसकी ताकत जरूर बढ़ी है। जेडीयू के 10 सांसद राज्यसभा में हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अभी 2018 का इंतजार करना होगा, जब यूपी समेत कई राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होंगे। अगले मंगलवार को राज्यसभा के 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें 6 सीटें पश्चिम बंगाल की और 3 सीटें गुजरात की हैं। लेकिन इससे बीजेपी की बढ़त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी गुजरात की 2 सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए पहले ही तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के अहमद पटेल को रोककर बीजेपी तीसरी सीट के लिए भी जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन पार्टी यहां सिर्फ 1 सीट जीतने की स्थिति में दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने अपने 5 नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी को राज्यसभा में अगले साल काफी फायदा होने वाला है। यूपी की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में राज्यों में हुए चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। भले ही लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को सहयोगी दलों की ओर से बहुमत के लिए देखना पड़ता है। हालांकि जिस तरह से सभी राज्यों में बीजेपी का विस्तार हो रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब राज्यसभा में भी बीजेपी का कब्जा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। माननीय सभापति जी, एनडीए खुनबा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन दक्षिण में लगे हुए हैं और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि तमिलनाडु के सत्ताधारी दल एआईएडीएमके बीजेपी लेड एनडीए का दामन थाम सकती है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में एआईएडीएमके और जेडीयू को जगह भी मिल सकती है। एनडीए के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल के तहत एआईएडीएमके से जुड़ सकते हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके एनडीए में शामिल हो सकती है। एआईएडीएमके के दोनों पक्ष पन्नीर सेल्वम और पलानी स्वामी एनडीए में शामिल होंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद एआईएडीएमके से 3 सांसद मिनिस्टर बन सकते हैं। थम्बीदुरई को कैबिनेट मंत्री, जबकि मैत्रियन और डॉक्टर वेणुगोपाल को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए का विस्तार देश की 73% आबादी पर हो जाएगा। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे दक्षिण में पार्टी के विस्तार के बारे में सवाल किए गए थे। तब शाह ने सवाल पर चुप्पी साध ली थी। हालांकि एआईएडीएमके के साथ आने से बीजेपी राज्य की सत्ता में भले ही भागीदार न बने, लेकिन दक्षिण में पार्टी अपना विस्तार जरूर करेगी। बीजेपी अभी आंध्र में टीडीपी के साथ सत्ता में है। कर्नाटक में वह पूर्व में सत्ता हासिल कर चुकी है और राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी एआईएडीएमके को साथ लाकर साल 2019 के लिए एनडीए का किला और मजबूत कर लेना चाहती है। पिछले हफ्ते ही बिहार में जेडीयू के एनडीए में वापसी हुई है। अब कैबिनेट फेरबदल में जेडीयू के भी कुछ सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लगातार राज्य को जताता जा रहा है। अब तक एनडीए के 18 राज्यों में सरकार बन चुकी है और यह विजय रथ तेजी से
दूसरे राज्यों की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी आज अपने सबसे सुनहरे दौर में है और जिस तरह से बीजेपी पूरे देश में छा रही है उससे उसकी चमक और भी बढ़ रही है। बीजेपी के साम्राज्य पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नजर आता है। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 325 सीटें जीती और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सत्ता में 5 साल बाद वापसी की। त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में आज उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बिहार बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को नीतीश और लालू के महागठबंधन ने रोक लिया था। 2015 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई, लेकिन बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में साझेदार बन गए। सरकार में बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर शामिल है और उसके नेता सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हैं। गोवा हालांकि गोवा में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अन्य दलों से समर्थन लेकर बीजेपी यहां फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। गोवा में गिरते जनाधार को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को वापस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के लिए गोवा भेजा गया। जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी और पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। बीजेपी यहां गठबंधन में जूनियर पार्टनर है। मणिपुर बीजेपी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पूर्वोत्तर भी पहुंच गई। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एन बीरेन सिंह कर रहे हैं। वो राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को कांग्रेस हरियाणा में भी नहीं रोक सकी और 2014 के चुनावों में बीजेपी को हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। संघ से जुड़े रहे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में सरकार की कमान बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में है। यहां 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर कांग्रेस के अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर किया था। गुजरात में 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल राज्य सरकार की कमान भाजपा के विजय रूपाणी के हाथों में है। मध्य प्रदेश पिछले 12 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान विराजमान हैं। राज्य में 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विपक्षी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 2003 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी के लिए निकट भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी चुनौती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। झारखंड में भी 2014 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और रघुवर दास को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन सरकार है। हालांकि दोनों के बीच तकरार अक्सर सुर्खियों में रहती है। सरकार का नेतृत्व बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 2016 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 86 सीटें जीतकर राज्य में एक दशक से चले आ रहे कांग्रेस के शासन का अंत किया। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, जो दिसंबर 2016 में भाजपा में शामिल हुए। सियासी उठापटक के बीच पहले पेमा खांडू कांग्रेस छोड़ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हुए और फिर बीजेपी में चले गए। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया है।
दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। यानी उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ बीजेपी की मौजूदगी है और तेजी से पूरे देश में बीजेपी का साम्राज्य विस्तार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 1925 में आरएसएस की स्थापना के साथ ही बीजेपी का बीज पड़ गया था। बाद में संघ ने अपनी राजनीतिक शाखा के तौर पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और करीब 30 साल बाद जनसंघ बीजेपी में तब्दील हो गया। बात आजादी से पहले की है। उन दिनों केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिमों का अनावश्यक रूप से पक्ष लेने की नीति से हेडगेवार खुद को कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। सामाजिक संगठन के रूप में धीरे धीरे आरएसएस देश भर में फैल गई। बाद में आरएसएस की राजनीतिक शाखा के तौर पर जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। श्यामा प्रसाद आजाद भारत की पहली कैबिनेट का हिस्सा बने। साल 1952 में जब भारत में पहले आम चुनाव हुए तो इस चुनाव में भारतीय जनसंघ ने हिस्सा लिया और पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। इस 3 सीट के साथ जनसंघ का भारतीय राजनीति में उदय हुआ। 5 साल बाद साल 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनसंघ ने हिस्सा लिया। इस चुनाव में जनसंघ की सीट बढ़कर 5 हो गई। खास बात यह है कि इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने। साल 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में जनसंघ को बड़ी कामयाबी मिली और पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। 1968 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई। इस बार पार्टी के 32 सांसद जीत कर आए। जनसंघ धीरे धीरे जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ा रही थी। लेकिन साल 1968 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन से जनसंघ को बड़ा झटका लगा। इसके बाद 1959 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1971 में हुई 5वीं लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जनसंघ के बड़े ग्राफ पर रोक लग गई। 1968 के मुकाबले 1971 के चुनाव में 32 सांसद से घटकर सांसदों की संख्या 23 हो गई। इसके बाद 1973 में जनसंघ की कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में आ गई। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ भी इस महागठबंधन में शामिल हो गई। 1977 में 6ठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जनता पार्टी को 302 सीटें मिली। जनता पार्टी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। आंतरिक कलह की वजह से 30 महीनों के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। ऐसे हालात में जनवरी 1980 में फिर से चुनाव कराए गए। 1980 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी के नाम पर ही लड़ा। जनसंघ के साथ जनता पार्टी को महज 31 सीटों पर जीत मिली, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद जो पहला चुनाव लड़ा उसमें उसकी करारी शिकस्त हुई, लेकिन उस हार ने बीजेपी को हताश नहीं किया। बीजेपी पूरे दमखम के साथ उठी और वो दिन भी आया जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी।
7वीं लोकसभा की करारी हार के बाद जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी से निकलकर बीजेपी की स्थापना की। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ, लेकिन बीजेपी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की वजह से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई, जबकि अपने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करते हुए महज 2 सीटें मिली। इसके बाद पार्टी ने इस झटके से उबरने की कोशिश शुरू कर दी। 1984 के आम चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया गया। बीजेपी ने चुनाव सुधारों की वकालत की, बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों की समस्या को उठाया। साथ ही बीजेपी ने बोफोर्स तोप सौदे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घेरा। इसी दौरान 1986 में लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। 1979 में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद 1979 में 9वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की और 79 सीटें जीती। बीजेपी ने जनता दल को समर्थन देकर बीपी सिंह की सरकार बनवाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ी जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। बीजेपी को लगा कि वीपी सिंह अपना वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को दोबारा उठाया। बीजेपी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण की बात कहकर मंडल का जवाब कमंडल से दिया। अब बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को पूरी तरह से अपने एजेंडे में डाल लिया। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी की रथ यात्रा से देश भर में बीजेपी को समर्थन मिला। नतीजा यह हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। हालांकि इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनवाई। इसी दौरान 1991 में मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे के रूप में संजीवनी मिल चुकी थी। ऐसे में पार्टी ने इस लाइन पर चलने का फैसला किया और 1993 में पार्टी की कमान एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दी गई। 2 सीटों से शुरू हुआ सफर अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 163 सीटों पर कब्जा कर लिया। यह बीजेपी के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से महज 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पार्टी के 183 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। कई क्षेत्रीय दलों को मिलकर बीजेपी ने एनडीए का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बाद में एआईएडीएमके के जयललिता के सरकार से समर्थन वापस लेने से महज 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए फिर से चुनाव मैदान में थी। चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 5 साल बाद बीजेपी एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ने को तैयार थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, लेकिन इस चुनाव में पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्टी को महज 144 सीटें मिली। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई। 2005 में राजनाथ सिंह ने पार्टी का नेतृत्व संभाला, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी का जादू नहीं चला। संसद में बीजेपी के 119 सांसद चुनकर आए। चर्चाएं चलने लगी कि बीजेपी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। इसी दौरान 2010 में नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2014 लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले राजनाथ सिंह को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अमित शाह जैसे रणनीतिकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मोदी का जादू पूरे देश में छा गया और पहली बार केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पीएम मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव जीते। फिलहाल देश के 18 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का विस्तार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।
और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना रुकेंगे ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।